इतना चीजों पर हम विश्वास नहीं कर रहे लग हैं रहा। हम लोग। तो यहाँ पर पता नहीं, यहाँ हमें ऑप्शन कुछ बदला बदला लग रहा है। पहले रिकॉर्डिंग डायरेक्ट स्क्रीन पर ऑप्शन देता था, तो रिकॉर्डिंग चालू कर देते थे। अब रिकॉर्डिंग का ऑप्शन साइड में देता है, तो वहाँ रिकॉर्डिंग हम चालू कर देते हैं, फिर बैक होते हैं तो पूरा मेरा क्लास ही बैक हो जाता है। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि थोड़ा सा हम यूट्यूब पर लाइक सब्सक्राइब करने के इसलिए बचते हैं। मेरा एक चीज कि जब लोगों को प्यास लगता है तो कुआं की तलाश करते हैं ना। कभी देखे हो तुम लोग कि कुआं प्यासे इंसान के पास जाते रहता है, आओ आओ पियो हमें पियो, नहीं ना। प्यासा इंसान कुआं के पास जाता है, कुआं स्टेबल होता है। यही बात है, हम यूट्यूब के लिए भी यही बात करते हैं। जैसे जो बच्चों को चीजें चाहिए, जैसे फैशनेबल तो बहुत जगह है, लेकिन आप अगर क्लास को, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, वैसा फील के साथ, वैसा स्टेबिलिटी के साथ, बिना किसी भागदौड़ के साथ, एकदम नॉर्मल स्थिर होकर सिलेबस अगर हम अच्छा से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उनको खुद पता चलने लगेगा हमारे वीडियो देखने के बाद कि यहाँ कंटेंट्स कैसा मिल रहा है। सिर्फ क्लास को रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए तो देखिए बात है ना, क्लास को रिकॉर्ड करना बहुत आसान है। अगर हम आपके क्लास को ना लें, सिर्फ क्लास का रिकॉर्डिंग का जो माइक है जो आपको हम दिखाए थे एक बार, उससे वीडियो शूट करें, तो मेरी आवाज में गुणवत्ता भी ज्यादा रहेगा, क्वालिटी भी सही रहेगा। अभी हम ये फोन यूज करते हैं, इसलिए फोन यूज करते हैं क्योंकि लाइव क्लास लेना है, आपसे भी बात करना है, तो हो सकता है मेरी आवाज की क्वालिटी थोड़ा सा डाउन। लेकिन जब पर वीडियो देखेंगे तो उनको लगेगा एक चीज कि यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है वो उतना ही बातें की जा रही है और उस बेसिस पर किया जा रहा है जिससे हम लोग स्कूल और कोचिंग में पढ़ते हैं। उनको था ऐसा माहौल आएगा, वैसा फील आएगा। अगर वीडियो सिर्फ शूट कर दें, सिर्फ डाटा आपके सामने बोल दें, तो फिर तो यही बात आ जाती है कि फैक्चुअल डाटा मेरे पास है। लेकिन ये चीजें जब डायरेक्ट क्लास का आपको मिलता है, तो जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनका दिमाग थोड़ा स्टेबल और सही रहता है, साफ रहता है कि चलिए पढ़ते भी जा रहे हैं, सीखते भी जा रहे हैं, और जो जैसे टीचर आपसे बात करते हैं वैसे बात भी होता रहे। मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि हम चीजें को क्लास में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। और मेरा खुद का मानना है कि अगर आपको कोई भी चीजें, क्योंकि आजकल के बच्चे अब बहुत समझदार हो गए, अगर आप वीडियो पर लाख बार चिल्लाते रहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हम तो पर्सनली बता रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं लगता था। हम भी किसी का अगर वीडियो देखते हैं और ये बार बार इसी बातें करते हैं तो थोड़ा हमें भी अजीब लगता है कि भाई ठीक है, हमें लाइक करना ही हम पर निर्भर करता है ना। आपके चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, हमको खुद लगेगा कि आपसे हमको कितना फायदा या नहीं है। अगर फायदा होगा तो ऑटोमेटिक मेरा हाथ उस पर चला जाएगा। तो अब ये सब चीज़ों हमें भी लगता है जिन्हें ज़रूरत होगी वो खुद इस चीज़ को, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। और अगर वीडियो उनको पसंद आएगा तो आजकल लोग दिलदार होते हैं, लाइक जरूर करते हैं। क्लियर, ठीक लगता है तो जरूर करते हैं। हम तो बच्चों को कहते हैं कि अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी करिए, लेकिन हाँ, डिसलाइक करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में आपको प्रतिक्रिया जरूर देना है, कि ताकि आपकी प्रतिक्रिया पर हम सुधार कर सके, वीडियो में थोड़ा क्वालिटी और ला सके। लेकिन आप कुछ भी कर लीजिए, क्वालिटी तो उतना ही मिलना है, क्योंकि डायरेक्ट लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग वीडियो, यहाँ बच्चों से तो बात करेंगे, जो पढ़ाएंगे वही मिलना है। अब गुणवत्ता लाने के लिए कहेंगे तो वही करना पड़ेगा कि ऑनलाइन क्लास को हटाया जाए, वैसा वीडियो लाया जाए जो ओनली फॉर सिर्फ शूट करने के लिए हो और यूट्यूब पर डालने का पर्पस। ठीक है, फिलहाल अभी उतना वक्त मेरे पास नहीं है। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। हम लोग पढ़ रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप लोग का सबसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, और लगातार हम लोगों ने 2 क्लास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर बिताया है। क्लियर, उसमें से हमने बहुत सारा रिएक्शन देखा है, बहुत सारा प्रॉपर्टीज देखा है। आज जो हमने आपको बताया था कि कल के क्लास में जो जाते जाते आपको छोड़कर गए थे, वो छोड़कर गए थे कि हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन होता है, लॉ रिएक्टिव क्या होगा। यानी सीधी सी बात है कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, उसके बाद आज क्वेश्चन करेंगे। आपको एक बात बता दें, अभी तक जितना भी टॉपिक पढ़े हैं, अगर हमसे पर्सनली पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो यही बात जो अभी हम कहने जा रहे हैं और आपसे समझाने जा रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपको ध्यान ये देना होगा, क्योंकि आपको अक्सर बताएं दुनिया में लड़ाई किसका है, सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान का, और वो कमजोर तबके को कुछ समझता नहीं है। आप जानते होंगे, ये जीवन में आप लोग देखते हैं, केमिस्ट्री की भी हालात वैसी है। जो एलिमेंट अपने आप को ज्यादा एक्टिव समझते हैं, ज्यादा रिएक्टिव समझते हैं, वो कमजोर लोगों को समझते नहीं है। मान लो आराम से वो सल्फेट बनकर, आराम से सोल्यूशन बनकर बेचारा बैठा हुआ था,
जैसे ही मजबूत इंसान को डाले वो तहलका मचा देगा, तबाही मचा देगा, वो कमजोर लोगों को हटाना शुरू कर देगा। और वो जैसे मान लो जैसे कि बिहार के ट्रेन के बोगियों में होता है, खास कर इधर बाढ़ मकामा तरफ घूमने आओ, उसमें होता है क्या है, आराम से आप रिजर्वेशन करा ले, कोई अब रिजर्वेशन कराने के बाद थोड़े ही वो पूछता है रेलवे वाला कि आप कौन सा ऐसा इंसान है, आपकी प्रॉपर्टीज कितनी है और आप कैसा हैसियत रखते हैं, कैसा ओहदा रखते हैं। वो तो अब सिंपल नाम डिटेल्स डालते हैं, रिजर्वेशन बुक हो जाता है। अब ट्रेन पर सफर करते हुए जा रहे हैं, बेचारा छोटा सा कमजोर इंसान आराम से अपना बोगी पर बैठा हुआ है, तो सीट पर बैठा हुआ है। फिर एक इंसान आता है जो अपने आप को दबंग समझता है, उसके मन में मेंटेलिटी रहता है कि हम हैं तो सिर्फ हम ही हैं और कोई है ही नहीं। वो आपको उठाता है, सीधे इसे पकड़ता है कॉलर, सीधे उठाकर फेंक देता है और आपकी सीट पर बैठ जाता है। अब क्या करते, कुछ भी नहीं बोल पाते, है ना? क्यों? क्योंकि आप समझते हैं कि अरे भाई से तो हम लड़ ही नहीं पाएंगे। यही दुनिया होता है, यही लोग सताते हैं, यही लोग करते हैं, यही हालत केमिस्ट्री की है। आपका बोगी, आपका रिजर्वेशन सीट और अधिकार कौन कर लिया? कोई और, बिना जबरदस्ती कर लिया, क्योंकि वो ताकतवर इंसान है, पावरफुल है। यही हालत केमिस्ट्री की है। जब भी रिएक्शन होगा तो जो आपका सोल्यूशन बन रखा है वो तो अपने आप में स्टेबल रहेगा, लेकिन जैसे ही कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट आएगा उसे उसको ब्रेक कर देगा जो पहले से उसके साथ जुड़े हुए बैठे हुए हैं। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम लोग बात समझते हैं कि रिएक्टिविटी होता क्या है, उसके बाद समझेंगे कि इस रिएक्टिविटी की वजह से वास्तव में रिएक्शन कैसे होता है, जिसमें हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है? एक बार क्लियर कर दीजिए, बता दीजिए कि सब कुछ ओके है, सब कुछ सही चल रहा है। यस सर। चलिए, तो सबसे पहले आपको हम इधर साइड में आपको रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पर आपको एलिमेंट के नाम लिख रहे हैं, वो मेटल होगा, मेन रूप से वो मेटल होगा। हम तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि कौन सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव है और लो कैसे होता है, लेकिन आपको ये भी बताएंगे साथ साथ में कि ये हाई रिएक्टिव है क्यों, आखिर किस वजह से इस मेटल को हाई रिएक्टिव कहते हैं। तो आइए तो सबसे पहले हम लोग इस डाटा को नोट कर लेते हैं और आप लोग भी अपने कॉपी पेन निकाल कर इसको नोट कर लीजिए। हाँ बताइए, बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप लोग? क्या होता है? क्या बोली हो? रिएक्टिव का हिंदी। रिएक्टिव का हिंदी? रिएक्टिव का हिंदी क्या हो सकता है, बताइए आप लोग। रिएक्टिव का मतलब ढूंढो आप लोग। सर रिएक्टिव मतलब जो काम करता हो, रिएक्ट करता हो। अरे वो रिएक्टिव ही तो पूछ रही है, तुम रिएक्ट करता हो रिएक्ट करता हो बार बार बोल रही है। ठीक है, दिमाग से निकला हुआ है, हम आपको बता देंगे चीजें को। ठीक है, चलिए आते हैं, सबसे पहले आप देख लीजिए। हाँ ठीक है, नोट करिए सबसे पहले। ठीक है, तो आपको लिखना है रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल, टॉपिक बनाइए रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स। ये याद रखिएगा, चार्ट सबसे ज्यादा जरूरत है, इसका जरूरत है चार्ट का। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बहुत ही ईमानदारी पूर्वक पोटासियम की। ठीक है जी, आप लोग लिखिए पोटासियम। हाँ, पोटासियम क्यों होता है, और साथ साथ में हम इधर साइड में आपको याद रखने के इसका एटॉमिक नंबर भी लिखते जा रहे हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है, किसी को पता है पोटासियम का? 19। कितना होता है? 19। चलिए सेकंड में देखते हैं सोडियम। ठीक है, सोडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na। इसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना होता है? 11। सोडियम के बाद आएगा इंसान कैल्शियम। कौन सा आएगा? कैल्शियम 20। अब कैल्शियम को इंडिकेट किया जाता है Ca से, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। कैल्शियम के बाद हम लोग बात करेंगे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम Mg और एटॉमिक नंबर जी 12। मैग्नीशियम के बाद आएगा एल्युमिनियम, ALUMINIUM, एल्युमिनियम। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन Al से, और हाँ एटॉमिक नंबर 13। एल्युमिनियम के बाद हम लोग बात करेंगे जिंक की, और जिंक को हम लोग Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिंक का एटॉमिक नंबर कितना? 30। एटॉमिक नंबर 30। फिर बात करेंगे आयरन की, आयरन की बात करेंगे, और आयरन को किससे इंडिकेट करते हैं? Fe से। किससे? Fe से। एटॉमिक नंबर आयरन का कितना होगा बताइए? 26। आयरन कितना? 26।
बताइए। एल्युमिनियम का बोलिए। एटॉमिक नंबर कितना है? एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर, चलिए लेड, लेड की बात करेंगे पीबी। हाँ तो क्या गलत लिख दिए? एल्युमिनियम 30 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। लेड हम बोले क्या चलिए लेड की बात करते हैं हम लोग कैसे लिखेंगे? क्या कैसे लिखेंगे मतलब? सर सारे मेटल्स का और नॉन मेटल्स का एटॉमिक नंबर याद करना होगा ना हम लोग को। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, जितना भी लिख रहे हैं बस उतना पर ध्यान दीजिए। आप सारा याद एग्जाम में नहीं करना है आपको, पूरा पूरा पीरियोडिक टेबल आपको नहीं याद कर लेना है कि पूरा पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर याद कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको इतना ही जानना है, इतना में बहुत कुछ हो जाएगा, बस नोट करिए। सिल्वर, उसके बाद आता है लास्ट में थोड़ा सा गोल्ड। हटिए तो सही। हाँ हाँ हटेंगे ही, जरूर हटेंगे, नहीं हटेंगे तो काम कैसे चलेगा बता। गोल्ड सर आप तो 49। नीचे लिख रहे हैं, नीचे लिखा हुआ हम लोग को नहीं दिखेगा, आप नीचे क्यों लिख रहे हैं? बस 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 नहीं बस दिख बस रहा है गोल्ड उतना तक तो। है, गोल्ड तो दिख ही रहा है हमको, गोल्ड दिख रहा गोल्ड है, हमको गोल्ड नहीं तक दिख आपको रहा स्क्रीन है। पर आ रहा है, बस ज़्यादा नहीं, बस गोल्ड, गोल्ड एयू, गोल्ड एयू एटॉमिक नंबर 49, ठीक है जी, सर मतलब हम 49। लोग 118 लिखेंगे पूरा हाँ इतना एलिमेंट। आपको लिखना पड़ेगा, इतना, ये चार्ट आपको याद एकदम, जैसे आपको नाम याद है ना अरे जी तुम लोग, वैसे ये चीज़ें भूलना नहीं है, ये भूलना नहीं है। सर चलिए जल्दी से इसको नोट करिए। हाँ बताइए बताइए, बोलिए। सर नीचे वाला कुछ दिख ही नहीं रहा है। कहाँ तक नहीं दिख रहा है बताइए? कॉपर तक लिख लिए, सर कॉपर के कॉपर नीचे 29, कॉपर के बाद आएगा सिल्वर, वही चांदी, चांदी चांदी होना, समझती है ना, सर मुहावरा है, सिल्वर चांदी कितना है? चांदी होना, चांदी होना मतलब सिल्वर का अरे सर ए जी, सिल्वर का एटॉमिक सिल्वर का नंबर 29 सिल्वर का एटॉमिक लिखो। नंबर 47, सिल्वर का 47 एटॉमिक नंबर 47, गोल्ड का 49, अगर सिल्वर, सर और सिल्वर का रिप्रेजेंट कर एजी से लो। ए जी हाँ ए भाई एजी से रिप्रेजेंट करते हैं, चलो चलो गोल्ड का देख लेंगे इसको बाद में। गोल्ड को एयू से, और इसका एटॉमिक नंबर नहीं पता। ठीक है, सर गोल्ड का एटॉमिक नंबर बता दीजिए। 49 79 49 79 7 नहीं 79 होता है एटॉमिक नंबर गोल्ड का। सर सर रुक क्यों जाते हैं आप? 79 गोल्ड का होता है एटॉमिक नंबर। यस 49। क्या दिक्कत आ रहा है वीडियो में, समझ नहीं आ रही है, फ्लक्चुएट क्यों कर रहे हैं आप लोग को? वीडियो जा अच्छी, रहा है ठीक है, सर अभी पता है आवाज तो पहले अच्छे ना से मिल आपका रही है। वीडियो भी अगर यूट्यूब पे आप पोस्ट करते थे ना तो वहां पे रुकता नहीं था, यहाँ पर तो नेटवर्क इश्यू हो जाता था, अब वहां पर भी रुक रुक के ही चलता है। हाँ ये जो रिकॉर्ड होगा ना वही उसमें चलता है, जान लीजिए। जैसे ये नेटवर्क अगर फ्लक्चुएट करेगा, यहाँ वीडियो रुकेगा तो उसमें भी रुकेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग मिलता है हूबहू, जितना काम यहाँ पर होगा वीडियो में उतना ही काम होगा, होना नहीं चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत इशू तो नेटवर्क का आ ही जाता है, कितना अच्छा करें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलिए समझते हैं। हाँ तो कितना फिर कट क्या जाना बोल है? रही थी कि सर रिएक्टिव का मतलब क्या होता है ना? आप बस रिएक्टिव का मतलब इतना जान लीजिए कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम को डिस्कस करेगा। अब वो समझेंगे पहले ये चीजों को कि रिएक्टिव सबसे ज्यादा कौन है नहीं और कैसे डिफाइन होता है, हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। हाँ आपको इसको पूरा याद कर लेना, याद हो जाएगा। प्लीज समझिए थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को कि रिएक्टिव का मतलब क्या होता है। एक बात याद रखिए, रिएक्टिव कौन होगा और नॉन रिएक्टिव कौन होगा, इसके बारे में चर्चा हम लोग बैलेंस में किए थे, ठीक है। आपको दो एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। किसका लेते हैं? सोडियम। सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11। समझिएगा ध्यान से, अगर ये कॉन्सेप्ट को समझ गए तो बहुत अच्छा होगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम का। किसका ले लिए? कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। कैल्शियम नंबर 20।
एक बात समझिए, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए थे सोडियम का, तो क्या आया था 2 8 1, क्या आया था 2 8 और 1। और अगर हम कैल्शियम का किए थे तो 2 8 8 2 आया था, याद करिए। सॉरी हाँ। सॉरी 8 2 10 8 2 10 8 18, यस यस 8 और 2 है ना, 8 2 10 8 18 और 2 20। क्लियर, ये बात सबको समझ में आ रही है? सोडियम और कैल्शियम है ना। और ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इसका कंक्लूजन निकाले थे कि इसका अष्टक किस तरह के शेड होता है। अब सवाल ये है कि आपको लिखवाएं, आपको ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक एरो यहाँ पर दे दीजिएगा, इसमें पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक का जो लिखवा रहे हैं ना, उसमें आपको क्या करना है, इस तरह से एरो ऐसे लगा देना है डाउनवर्ड की ओर, मतलब का निशान लगा देना है डाउनवर्ड की ओर, और क्या लिख देना है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मेरे कहने का सेंस ये है कि सबसे हाई रिएक्टिव कौन हो गया, तो पोटासियम, सबसे हाई रिएक्टिव पोटासियम, पोटासियम के बाद उससे थोड़ा सा कम कौन होगा, सोडियम, उससे भी कम कौन होगा, कैल्शियम, उससे भी कम कौन होगा, मैग्नीशियम, इसी तरह लगातार बढ़ते जाएंगे। और सबसे कम कौन होगा इसमें, गोल्ड, सबसे कम कौन होगा, गोल्ड। बात समझ में आ रही है? और आपको पता है कि सबसे लेस रिएक्टिविटी अगर किसी में पाया जाता है तो किसी में पाया जाता है, गोल्ड में। इसका हम लोग चर्चा भी कर दिए थे और बताए थे कि इसलिए इसी कारण है कि गोल्ड किसी से नहीं रिएक्शन करने की वजह से ये खराब जल्दी नहीं होता, ये काला जल्दी नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि लेस रिएक्टिविटी पाया जाता है किसमें, गोल्ड में। तो ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखेगा। आपसे अगर ऑप्शन पूछा जाए कि सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, और ऑप्शन में लगातार दिया हुआ है पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, किसमें आपको टिक करना है, किसमें टिक करेगी, पोटेशियम में, पोटेशियम में। और याद रखिएगा क्योंकि सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल होता है पोटासियम, अगर आपके ऑप्शन में पोटासियम को ना देकर आपको सोडियम डाल दे तो फिर किसको क्लिक करना है, सोडियम। अगर मान लो लगातार सोडियम से उठाया लगातार ये 4 ऑप्शन दे दिया, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, किसको क्लिक करना है, सोडियम। इसीलिए आपको ना सिर्फ इसका रिएक्टिविटी का सीरीज आपको याद रखना होगा, आपको ये भी याद रखना होगा कौन सा मेटल किसके जस्ट बाद आया। इसलिए आपको बता रही चीजें एकदम रट लेना, एकदम याद कर लेना दिमाग में, जिसका नाम याद है उसे याद कर लेना, और कौन किसके बाद आता है इसका कोई मेथड नहीं है याद करने मेथड है, याद करने का तरीका, याद करने का मेथड है, आपको हम बता देंगे, लेकिन खैर छोड़िए इस पर। चीजों को बस सीक्वेंस में दिमाग से याद रखिए। देखिए एक बात याद रखिए, ट्रिक जितना आप दिमाग लगाकर याद करेंगे, आप अरेंजमेंट याद करने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि ट्रिक को अगर क्योंकि ट्रिक याद करना खुद एक याद करने वाली बात हो जाती है। और जितना ट्रिक को याद करने पर दिमाग लगाएंगे, हम समझते हैं कि उतना ही याद करने का दिमाग क्यों नहीं अरेंजमेंट पर लगा दें, है ना, तो चीजें थोड़ा और आसान हो जाएगी। तो समझिए, आप अगर मान लो कि हमें ऑप्शन में कहता है कि हाई रिएक्टिव मेटल को ढूंढिए, और ऑप्शन कहाँ से उठाता है, ऑप्शन उठा देता है यहाँ से, मान लो कि जिंक से उठाता है, और 4 ऑप्शन लगातार दे देता है, जिंक आयरन लेड और कॉपर, जिंक आयरन लेड और कॉपर। किस पर क्लिक करना है, किस पर टिक मारना है, आपको बताइए, जिंक पर मारना है। बात समझ में आ रही है? तो अगर जो बच्चे सिर्फ रट लेंगे कि सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल होता है पोटासियम, और पोटासियम को ढूंढ कर अगर उसको ऑप्शन पोटासियम मिलेगा ही नहीं तो वो सॉल्व करेगा ही नहीं, तो ऐसा करना नहीं है। बस बाई ऑप्शन आपको ढूंढना है कि उसमें सबसे हाईएस्ट कौन होता है। बात समझ में आ रही? चलिए अब हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाई रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, लेस रिएक्टिव का मतलब होता है, रिएक्टिव होता क्या है ये समझिए। तो रिएक्टिव का सीधा सा मतलब होता है, रिएक्टिव का मतलब होता है कि वो क्षमता, वो कैपेसिटी, वो पावर उस मेटल का कि रिएक्शन करवा रहा है या नहीं, कितना करवा रहा है, कितना फास्ट करवा रहा है, ये भी समझना है ना, वो रिएक्टिविटी का मतलब होता है ना। रिएक्टिविटी का सीधा सा मतलब है उसके अंदर कौन सा ऐसा कैपेसिटी क्षमता है कि रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए मजबूर कर दे या रिएक्शन करवाने के लिए जिम्मेदार है। बात समझ में आ रही है? चलिए तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं सोडियम और कैल्शियम। आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोडियम और कैल्शियम में हम कैसे कह पाते हैं कि सोडियम हाई रिएक्टिव है और इसके तुलना में कैल्शियम लो रिएक्टिव है। तो समझिए थोड़ा ध्यान से। देखिए केमिस्ट्री में क्या चलता है ना, केमिस्ट्री में चलता है अष्टक। अष्टक मतलब क्या, आपको बताए थे KLMN सेल, और KLMN सेल में अपने आप में खुद इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, हर इलेक्ट्रॉन में फिक्स रहता है। आपको अगर हम बता दें कि मान लो आपके सामने 4 डब्बा रख दे, 4 डब्बा आपके सामने डाल दे और हर डब्बा में आपको बता दे कि कितना स्वीट्स इसमें आएगा, कितना मिठाई आएगा, है ना। उतना मिठाई अगर सब में भरा हुआ है तो तुम खुश हो।
अगर आप मान लो कि लास्ट डब्बा में आपको बस लेकर जाना, ये 3 मिठाई आपको दिखाना, तीनों मिठाई पूरा पैक है, ठीक है, आपके पास चौथा डब्बा भी है, लेकिन चौथा डब्बा में मात्र 1 मिठाई रखा हुआ, हालांकि इसको भरने के लिए मान लेते हैं कि 8 मिठाई की जरूरत है, 8 चिप्स की जरूरत है। अब मान लो कि 8 मिठाई चाहिए और मात्र आपके पास 1 है, तो आप इसको जबरदस्ती तो ढोना तो नहीं चाहेंगे, आप चाहेंगे कि मेरा हाथ ऐसे ही इंगेज है, क्यों नहीं किया जाए कि इसको हटा ही दिया जाए, मात्र 3 ही डिब्बा हम पूरा फुल लेकर जाते हैं। या आप कोशिश क्या करेंगे कि 7 और खरीद लिया जाए ताकि डब्बा मेरा पूरा हो जाए। कहानी ये है ना कि केमिस्ट्री में एक कहानी, हर कोई अपने आप में नॉन रिएक्टिव बनना चाहता है। सवाल ये है ना कि केमिस्ट्री में क्या होती है ना, जो एलिमेंट है वो अपने आप को नॉन रिएक्टिव बनाना चाहता है। नॉन रिएक्टिव का मतलब है ना कि अपना घर पूरा करना चाहता है। और आपको सीधा सा मतलब समझाए थे कि नॉन रिएक्टिव का सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, जिसे हर इंसान जो आजकल जिंदगी में भाग दौड़ कर रहा है, वो अपने दैनिक जीवन की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए दौड़ रहा है। अगर उसकी हर जरूरतें ख्वाहिश भगवान ने पूरा कर दिया होता हर चीज, तो क्या वो दिन भर भागता दौड़ता? जैसे जो चाहता, जैसे आप मन में जो सोचे कि हमको ये चाहिए वो मिल गया, आप कहें कि हमको BMW कार चाहिए, मिल गया, आप तो तुरंत कह रहे चलो हमको ये, मतलब जो आपकी इच्छा मन में हो अब वही आपके सामने प्रेजेंट हो जाए। तो क्या आप किसी तरह का कोई रिएक्शन कर पाएंगे? क्या आप कोई काम कर पाएंगे? रिएक्शन करने का मतलब क्या आप काम करना पसंद करेंगे? आप धूप में काम करना जाएंगे, ऑफिस करना जाएंगे? आप चाहेंगे कि हम घर से बाहर निकले और इसी भाग दौड़ में रहें? नहीं। आप लगभग 90% ऐसे लोगों की मानसिकता हो जाएगी वो नहीं आना चाहेंगे, है ना। तो ये चीजें समझना है आपको कि रिएक्टिव का मतलब वही होता है कि जब उसकी जरूरतें बची रह जाती है उसको पूरा करने के लोग। इसी तरह केमिस्ट्री का हाल है। समझिए यहाँ पर क्या होता है, सोडियम 281 है, इसका आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर, और देखिए मेटल का एक प्रॉपर्टीज क्या पढ़ाए थे, मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करने की प्रॉपर्टीज रखता है। याद रखिए मेटल डोनेटिंग एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। डोनेटिंग एलिमेंट मतलब क्या है? डोनेटिंग एलिमेंट का मेरे कहने का सेंस क्या है, वो इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है, किसी और को दे देता है, ये देने की क्षमता रखता है। इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, बता दे, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? किसी और को दे सकता है। दे क्यों सकता है जो समझिए, क्योंकि मेटल में जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या रह सकती है बताइए? या तो 1 रहेगा, या तो 2 रहेगा, या तो 3 रहेगा। यानी कि जिस एलिमेंट के, हाँ, जिस एलिमेंट के आउटर ऑर्बिट में या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहे, या तो 2 रहे, या तो 3 रहे, वो एलिमेंट क्या कहलाता है? मेटल कहलाता है। एक बात बताइए, टोटल 8 चीज का लड़ाई है, टोटल 8 के, क्योंकि 8 में जैसी जाएगा तो अष्टक पूरा हो जाएगा, 8 में जैसी जाएगा अष्टक पूरा हो जाएगा, तो 8 में जैसी जाएगा तो अष्टक पूरा हो जाएगा। तो लड़ाई किसके किसके बीच है? लड़ाई है 1 के बीच, 2 के बीच, 3 के बीच, 4 के बीच, 5, 6 और 7, यही लड़ाई है ना। जैसी 8 होगा कंप्लीट पूरा हो जाएगा, या तो 2 पर रहेगा तो कंप्लीट पूरा हो जाएगा। लेकिन कब? जब उसमें ऑर्बिट भी देखना होगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन में उसका, हाँ, भर जाएगा। बताइए। अगर आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहा तो वो क्या होगा, मेटल या फिर नॉन? अभी जस्ट आपको बता रहे, समझिए, जस्ट बता रहे हैं आपको, ये जो 1, 2, 3 जो एलिमेंट रहेगा, या तो 1 रहे, या तो 2 रहे, या तो 3 रहे, वो इंसान क्या चाहेगा ना, वो चाहेगा कि हम अपना जो मेरा रिमेनिंग, क्योंकि वो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम में 2 और 8, तो यहाँ तक तो ये कंप्लीट अष्टक पूरा कर चुका था, लेकिन एक इंसान मात्र इसका इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसको रिएक्टिव बना चुका है। अब ये सोडियम चाहेगा कि क्यों नहीं हम एक किसी को दे देते हैं, बाकी का मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, मेरे पास घर पूरा हो जाएगा, 2 और 8 कंप्लीट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा बताइए? ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन हमसे किसी तरह कोई ले ले, एक इलेक्ट्रॉन या किसी को क्या करेगा? देना चाहेगा, है ना। अगर आप सोचिए, अगर चाहिए इसको अष्टक पूरा करने के लिए, आपके मन में सवाल आएगा सर एक इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? अगर हो सकता है ये 7 इलेक्ट्रॉन और किसी से ले ले, तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कौन आपको 7 इलेक्ट्रॉन देने वाला है ये भी समझिए। एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना या किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले लेना, आपको लगता है कि ये चीजें इतना किसी को दे सकता है? कोई ले सकता है आपको? क्या आपको दे सकता है? हालांकि आपको समझने के लिए बातें बता रहे हैं, सभी केमिस्ट्री में रूल है ना। आप इलेक्ट्रॉन कैसे दे सकते हैं या कोई इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसकी सारी प्रॉपर्टीज वो फॉलो करता है। बात आप समझने की कोशिश करिए कि आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन A1 है, तो ये सोडियम चाहेगा कि हम अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दें। बाद में देने से क्या होगा? इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। अब एक बात बताइए, तो इसको तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन देना है किसके तुलना में? कैल्शियम को। कैल्शियम अपना इलेक्ट्रॉन कितना देगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा ना। अगर अष्टक पूरा करना चाहेगा, ये 2, 8, 8 के में रहना चाहेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को चाहेगा क्या कर दे? डोनेट कर दे। अब ये दोनों में से सबसे आसान काम क्या है जो समझिए?
सबसे आसान काम किसके लिए, सोडियम के लिए या कैल्शियम के लिए? आप एक बात बताइए, आप किसी को चंदा करते हैं तो 10 रुपये चंदा देना आसान है या 1000 रुपये चंदा देना आसान है? आप बताइए, ये दोनों में से सबसे जल्दी चंदा किसको दे देगा? आपके सामने एक इंसान आता 10 है, रुपये। आपके सामने कोई इंसान आएगा और आपसे एक डोनेशन मांगेगा, आपसे कहेगा कैसा करिए कि आप हमको 10 रुपये चंदा दीजिए, और एक इंसान आपके सामने आएगा, वो आपसे कहेगा हमको 1000 चंदा दीजिए, आप जल्दी से आप पॉकेट में निकाल कर किसको दे देंगे? आप बताइए, 10 रुपया वाला 10 को रुपये या वाले 1000 रुपया वाला को? 10 रुपए आप वाले कहिए कि को। 10 रुपया वाला को जल्दी से। तो सबसे ज्यादा, अब देखो दो इंसान खड़ा है, ऐसे बगल में एक इंसान और खड़ा है, एक आदमी आ रहा है, दो आदमी आया, दोनों मान लो ठीक है, मानते भिखारी, वो चंदा मतलब भिखारी, वो किस तरह से भीख मांगने आया, आप रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, दो भिखारी आया, आप दो इंसान खड़े हैं, दोनों भिखारी आता है, एक भिखारी आपके सामने आता है, एक भिखारी आपके बगल वाले दोस्त के पास जाता है। आपके सामने जो भिखारी आता है वो 10 रुपये आपसे मांगता है, और आपके बगल वाला जो भिखारी आता है आपके दोस्त 1000 मांगता है। आप दोनों में एक दूसरे को सर, देखेंगे, भिखारी का सबसे चाह पहले बहुत पर्स से बड़ा पैसा है। निकालकर कौन दे देंगे? सबसे पहले पैसा कौन दे देंगे बताइए? हम सोचेंगे चलो भाई हम 10 ही रुपये निकाल मांग के रहा है, जल्दी देंगे, से इसको 10 मामला रुपये छुटा वाला। दे, निकल कर दे देंगे, है ना? लेकिन 1000 रुपये मांगने वाला क्या करेगी? बोलेगी छुट्टा नहीं है, तो कभी ये नहीं है, अब बात कर रहा है तो उसे उधर देख रहे हैं, बोल रहे हैं और उधर देख रहे हैं, मतलब इग्नोर करेंगे किसी तरह। मतलब क्या है कि आपको जो रिएक्शन करने की कैपेसिटी उस इंसान का, उसकी बातों पर आप कर नहीं रहे। यही सवाल यहाँ पर होता है, थोड़ा सा समझिए कि जिसका जितना कम आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ही ज्यादा हाई एक्टिव होगा। सीधा सा मतलब कंक्लूजन मेरे समझाने का इतना ही है, जितना इलेक्ट्रॉन कम होगा आउटर ऑर्बिट में ज्यादा हाई एक्टिव होगा। या अब समझिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन को कम से कम डोनेट करने की पावर जो रखता है वो ज्यादा हाई एक्टिव माना जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, किस पर? पोटासियम पर। अब थोड़ा पोटासियम को समझिए। सर, आ गया था अब पोटासियम, सवाल। हाँ, पोटासियम का एटॉमिक नंबर कितना है छोटी बताइए? 19 है। तब पोटासियम 19 है, और जब इसको ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 8 18 और 19, 2881। आपके मन में सवाल यहाँ पर ये गूंज देगा कि सर ये बताइए, सबसे अब ये भी आउटर ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन रखा था सोडियम, पोटासियम में भी आउटर ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सबसे ज्यादा हाई एक्टिव हम पोटासियम को ही मानते हैं। क्यों? आप देख सकते हैं, क्योंकि ये 2 8 के बाद ही 1 रुपया दे रहा है, ये सबसे ज्यादा अमीर इंसान है, ये अपने अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रख रहा है। किसके तुलना में? सोडियम की तुलना में। बात समझ में आ रही है? सोडियम मात्र 11 इलेक्ट्रॉन तब आउटर ऑर्बिट में 1 दे रहा है, और पोटासियम 19 रखकर आउटर ऑर्बिट में 1 दे रहा है। तो सबसे ज्यादा धनी इंसान इन दोनों में है कौन? सोडियम या पोटासियम? तो आप कहेंगे सर पोटासियम। क्लियर? अब पोटासियम के आउटर ऑर्बिट में भी 1 बनता है, सोडियम में भी 1 बनता है, इसलिए अगर दोनों की कंपेरिजन किया जाए, दोनों को कंपेरिजन किया तो सबसे ज्यादा कौन? पोटासियम। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो थोड़ा दैनिक जीवन में आते हैं, थोड़ा समझते हैं। अब तो समझिएगा कहानी को ध्यान से, फिर वही डोनेटिंग करने की बात आता है, डोनेशन की बात आता है। मान लो तुम्हारे जेबी में मात्र 10 रुपया, ठीक, और हमारे जेबी में 500 रुपया, 10 रुपया रखे हैं, अब पॉकेट में 500 रुपया रखे। हम 10 रुपये 10 जेब करोड़ में रख नहीं दे, रखते सर, खा लेते हैं। ठीक है, 10 रुपया से तुम खुश नहीं हो, चलो मानते हैं, ठीक, तुम्हारे जेबी में 10 करोड़ रुपया है, ठीक। अब चलो, अब 10 करोड़ तो जेबी में लगता है हटेगा भी नहीं, हो सकता पोड़ा उड़ा लेकर तुमको साथ चलना पड़ेगा, या हो सकता है 10। अब तुम लोग 10 रुपया बोल रहे हैं तो करे 10 रुपया, सब हमेशा 10 रुपया रखते हैं। अरे समझाने की बात है, थोड़ा समझिए। चलिए 100 रुपया, ठीक, समझिए, एक बात समझिए आप, 100 रुपया आप रखे हुए हैं, नहीं चलो 100 रुपये हम ही रखते हैं, थोड़ा पैसा तुमको ज्यादा देते हैं, और आपके पास 500 रुपीज है, क्लियर। और कोई मांगने वाला आदमी आपके पास आता है, 20 रुपया मांग रहा है, 20 रुपया मांग रहा है, ठीक है, और आप ट्रेवल कर रहे हैं, पटना से अपने घर जा रहे हैं, वो आपसे 20 रुपया मांगने आता है, थोड़ा समझिएगा इस बात। आपके पास 100 रुपया है, आप चाहेंगे 20 रुपया दें या ना दें, क्योंकि 20 रुपया देंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 80 रुपया। और जिसके पास 500 रुपया, बोलेगा अरे वो देगा नहीं, आओ आप मेरे पास, हटा, वो अपने भिखारी है तो क्या तुमको देगा, आओ मेरे पास। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पैसा ज्यादा रख ले, यानी आपका जो मांगने वाला आदमी आपको भी खींच कर उसको अपने पास लेकर जा रहा है ना, कि लाओ हम दे देते हैं, तो क्यों दे दिया? वो सवाल है कि वो पैसा क्यों दे रहा है? क्योंकि उसके पास ज्यादा अमाउंट है, तभी तो ज्यादा रिएक्टिव कर रहा है, नहीं तो नहीं रहता तो रिएक्टिव करता है क्या? नहीं करता। सवाल है यही समझिए, पोटासियम धनी है, अमीर इंसान है, किसके तुलना में? सोडियम की तुलना में। ये समझाने की बात कर रहे हैं, आप इसको लॉजिकल, बस लॉजिकल समझिए, आपके दिमाग में याद रहे, सभी चैन
सभी चेंज जो है ना, केमिस्ट्री की अपनी बातें कहती है, लेकिन आपका भी स्टैंडर्ड वो लेवल नहीं है। अब यही चीज आप हर चीज पर देखिए, हर चीज पर रीजन है, हर चीज का रीजन आप बात करेंगे तो फिर आपको 9th 10th में भी पढ़ना है, 10th के बाद फिर IIT भी करना है, 11th 12th भी पढ़ना है, वो उसके लिए भी जगह छोड़ कर रखी है ना। अभी आपको समझाने जितना काफी है, बस आप समझिए आपके मन में अगर ये सवाल हो पोटासियम और सोडियम को लेकर, और ये भी सवाल हो कि अगर आउटर ऑर्बिट में दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम है तो फिर भी हम पोटासियम को आगे क्यों रखते हैं और सोडियम को पीछे क्यों रखते हैं, तो आपका रीजन आपको क्लियर रूप से बता देंगे। क्लियर, आपको समझ में आ रही है? हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव को समझ में आ रही है? आपको क्या बताए थे, सबसे कम इलेक्ट्रॉन जिसका रहेगा आउटर ऑर्बिट में वो हाई रिएक्टिव रहेगा, और जिसका ज्यादा रहेगा उसके तुलना में लो रहेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं किसका, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का निकालिए, मैग्नीशियम। सर हाँ बोलिए। निकालना है तो 79 गोल्ड का निकालिए ना। गोल्ड का एक बात बताएं आपको, एक चीज आपको पढ़ाए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब वास्तव में इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन पहली बात तो हम तुमको क्लास में बताए नहीं है, बताएं? आपको सिर्फ कंक्लूजन बता दिए कि आपको कैसे वैलेंस निकाला जाता है, आपको वैलेंस का मात्र छोटा सा 5 मिनट का क्लास दिए, और आपको सिर्फ समझाएं कि वैलेंस का मतलब क्या होता है। सीधा सा बात बताएं कि आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, वही वैलेंस होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक अपनी दुनिया है, बता रहे हैं, एक अपनी कॉन्सेप्ट है, उसमें बच्चों को समझाने पर एक क्लास की जरूरत पड़ती है। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एक्सेप्शनल केस होता है, आप उसकी पूरी हम बात करेंगे ना, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलता है, 1s2 2s2 2p6 सब बातें होती है, इसका सेल होता है, उसमें अरेंजमेंट, हम उसकी बातें करेंगे कभी आपको फुर्सत में, या कभी जब हम क्लास लेंगे, जब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ाएंगे तब आपको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देंगे। अभी इस टॉपिक को थोड़ा सा साइड रखिए, और कैसे सभी का निकलता है वो चीजें भी हम लोग समझेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ही काम की जरूरत है, इसमें सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव कौन, इसको चैन से रूप में आप याद कर लीजिए, क्योंकि जस्ट अभी मेरा इक्वेशन में इसका जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सबसे पहले आपको ये याद रखना है, इसका सीक्वेंस याद कर लीजिए अपने दिमाग में कि कौन सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव है और किसके तुलना में कौन लो रिएक्टिव है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले आप 5 नंबर टॉपिक आप लिखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है रिमूव कर देना, किसी एलिमेंट को, किसी मेटल को दूसरे मेटल के द्वारा रिमूव करवा देना, यही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, मोर रिएक्टिव मेटल, आप करिएगा यहाँ पर नोट कर कर लिखिएगा, देखिए साथ में मेरे साथ साथ, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल। ये आपको याद रखना है कि मोर रिएक्टिव मेटल जो है किसको डिस्प्लेस कर देगा, लेस रिएक्टिव मेटल में। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले हम एक रिएक्शन करवा कर देखते हैं और समझते हैं कि कैसे होगा। तो एक रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन ये लिखना है, आयरन मेटल व्हेन, लिखिए व्हेन आयरन मेटल reacts with copper sulfate solution, देखते हैं कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जैसे ही आयरन के रड को हम डालेंगे या आयरन डालेंगे तब क्या होता है, ये चीजें हम लोग समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऊपर इसको मिटा देते हैं, और आपको रिएक्शन देखना है, आपको रिएक्शन पूछा जाएगा और की आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। ठीक है, नहीं ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Your sound is not clear, sir. आवाज आ रही है ना अभी? आप बहुत सारी बातें बोली थी पर हम लोग को कुछ नहीं सुनाई दिया। आवाज आ रही है अभी?
यस सर। सर। बताइए। देखिए रिएक्शन Yes, आपको sir, लिखे आ रहा अभी आपको एक टॉपिक बताए हैं। हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको एक एग्जांपल लेकर कि व्हेन आयरन मेटल रिएक्ट्स विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी डायरेक्ट हम बता रहे थे कि ये क्वेश्चन ही डायरेक्ट फ्रेम होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हेन आयरन रड्स, ये आपसे पूछा जाएगा कि आयरन जो मेटल है अगर वो रिएक्ट किया जाए किससे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलेगा, कौन सा प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है, सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब मेटल का रिएक्शन यानी आयरन का रिएक्शन हम लोग किससे करवा रहे हैं, कॉपर सल्फेट से, तो यहाँ पर आपको ये रखना है, देखना ये है कि कॉपर सल्फेट, आप बनाइए इसको थोड़ा सा ध्यान से, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम लोग, बताइए, आयरन से। तो आयरन से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, इसको समझते हैं। तो आइए सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम उसका फॉर्मूला नेम भी लिख देंगे। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, CuSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4 अब प्लस आयरन, तो प्लस आयरन रिएक्शन करेगा। देखिए Fe। आयरन क्या हो गया, Fe। एक बात बताइए, इसमें से कॉपर और आयरन में हाई रिएक्टिव कौन है, कॉपर और आयरन में हाई रिएक्टिव कौन है, आइए ढूंढिए चार्ट में। कॉपर यहाँ पर है और आयरन यहाँ पर है। आयरन। हाई रिएक्टिव कॉपर हो गया, हाई रिएक्टिव नहीं कॉपर हो सर, गया, आयरन, हाई रिएक्टिव कौन हो आयरन, गया, आयरन हो गया। आयरन। मतलब Fe जो है ना ज्यादा हो गया किससे, कॉपर से, किसके मामले में, रिएक्टिविटी कॉपर के से। मामले में। अब ये जो कॉपर सल्फेट बहुत आसानी से बहुत आराम से बेचारा अपना सोल्यूशन बना रखा था, जैसे ही कॉपर, जैसे ही आयरन आया, जिससे हम लोग आयरन का रड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाले, ये क्या कहा ना इसको कॉपर के पास, चलो भाई तुम्हारा काम खत्म हो गया, हटो 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 यहाँ से, बगल हट जा। तो अब क्यों, मजबूत इंसान है, इसको हटना पड़ेगा। ये खुद कहेगा ना कि अब हम बैठेंगे यहाँ पर, FeSO4 बैठ गया। अब कॉपर को कहा ना कि तुमको हम हटा देते, रिमूव कर दिया। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर समझिए कि कॉपर सल्फेट में जब आयरन को डाला गया तो क्या बन गया मेरे पास, FeSO4, जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन सल्फेट। तो यहाँ पर क्या बना, आयरन सल्फेट। और रिमूव क्या हो गया, साथ में मेरे पास कॉपर, और साथ में क्या आ गया, कॉपर अलग हो गया। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। तो जब कॉपर सल्फेट का रिएक्शन Fe से हुआ तब बन गया हमें आयरन सल्फेट और साथ में कॉपर निकल गया। क्लियर, किसी कोई दिक्कत। याद रखिएगा कि जब आप कॉपर सॉल्यूशन को देखेंगे तो ये देखने में इतना सुंदर लगता है, ये ब्लू सॉल्यूशन होता है। आप कॉपर सल्फेट को देखने का जब सौभाग्य आपको मिलेगा तो आप देखेंगे सर, कि तो जो इतना देखने में सुंदर कॉपर लगता है, सल्फेट ये है, ब्लू। कैसे देखेंगे सर, हाँ। कब देखेंगे? सर वो कॉपर सल्फेट को बताइए। मेल्ट किया जाता है, कैसे दिखता है, वो तो एक मेटल है ना। ग्रीनिश, समझाते हैं आपको, आपकी दुविधा को दूर करते हैं, ये ग्रीनिश सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए, आपके मन में एक सवाल है, कहती है ये कि सर कॉपर सल्फेट क्या है, सॉलिड है। छोटी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, घुला हुआ फॉर्म में, है ना। अब घुला हुआ फॉर्म का मतलब क्या है, सॉलिड और सॉल्वेंट का आप नाम सुने होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जैसे अगर सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सर नहीं समझ में आ रहा कॉपर तो तो शरबत मेटल पिए, है ना। शरबत, एक सेकेंड, शरबत सर पिए। समझ में तो आता शरबत है। में पानी और चीनी मिला हुआ है, तो पानी और चीनी मिला तो एक सोल्यूशन के रूप में, किसके रूप में, सोल्यूशन के रूप में, है ना। आप कोई मेडिसिन लेते हैं, एक लिक्विड का फॉर्म का मेडिसिन आप डायरेक्ट अगर नहीं ले पाते हैं तो क्या करते हैं, पानी में थोड़ा सा मिला देते हैं ना, तो वो जो सोल्यूशन बन गया ना, वो वाटर और उस मेडिसिन का सोल्यूशन बन गया। ये कॉपर सल्फेट का सीधा सा मतलब है, कॉपर और ये सल्फेट का एक सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट, है ना, जो कि देखने में कलर कैसा लगता है, ब्लू लगता है। आप कॉपर सल्फेट को देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ब्लू दिखेगा। लेकिन जब कॉपर सल्फेट में आयरन को डाल दिया गया, आयरन से रिएक्शन करवाया गया, तब बना हमें आयरन सल्फेट, और आयरन सल्फेट FeSO4 हो गया। अब आपको होगा क्या ना, आपको होगा क्या, ये जो FeSO4 का सोल्यूशन आपने डाले, अब ये जो मेरा सोल्यूशन ब्लू सोल्यूशन से कन्वर्ट होकर किस में हो जाएगा, ग्रीनिश सोल्यूशन में हो जाएगा।
किसमें, यानी हल्का सा आपको ये अभी तक जो कॉपर सल्फेट अपना ओरिजिनल जो रंग था, उसका कलर था वो ब्लू था, अब धीरे धीरे आपका देखेंगे कि पूरा जो सोल्यूशन है वो किस कलर में बदलता जा रहा है, ग्रीन कलर में बदलता जा रहा है, हल्का सा आपको ग्रीनिश कलर देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना। और ऐसा क्यों हुआ, तो आप रिएक्शन यहाँ पर कॉपर सल्फेट था, Fe थोड़ा हाई रिएक्टिव था इसके कंपेरिजन में कॉपर के तुलना में, तो आप इसका जस्ट आपको रिएक्शन कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये Fe क्या हो गया, यहाँ पर आकर बैठ गया, यानी यहाँ पर कॉपर को रिमूव कर दिया गया और खुद Fe आकर बैठ गया और कॉपर हट गया, तो आपके सोल्यूशन में FeSO4। और ये आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये Cu कहाँ जाएगा, जो समझिए Cu कैसे आपको मिलता है आपको समझना है। बाकायदा इस पर हम लोग एक्सपेरिमेंट भी आपको यहाँ करना रहता है। वो एक्सपेरिमेंट क्या करना रहता है, जो समझिए, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में हमने क्या डाला, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल रखा है। क्लियर, ये जो सोल्यूशन हम लोग डाले हैं ये किसका है, कॉपर सल्फेट का, रखे हुए हैं यहाँ पर। मान लीजिए हम बीकर में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालें, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का मतलब क्या है, CuSO4 इसमें है। ठीक है, एक सेकंड, CuSO4 है। ठीक, अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें एक देते हैं ये आयरन का रड डालते हैं। तो देखिए जैसे ही आयरन का रड डाल दें तो आप क्या देखेंगे, जब ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, जो इसका कलर क्या था, पहले ब्लू कलर था। क्या कलर था, ब्लू। लेकिन जैसे ही आयरन को हम लोग डाले, अब ये आयरन से रिएक्शन कर रहा है मेरा कौन, ये सोल्यूशन कॉपर सल्फेट। हाँ, धीरे धीरे अब ये कलर का रंग बदल कर कैसा हो जाएगा, ग्रीनिश हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ग्रीनिश कलर, हल्का ग्रीन हो जाएगा। और अभी जो आपको बताइए कॉपर कहाँ जाएगा, तो कॉपर क्या करेगा ना, इसमें आकर चिपकना लगेगा। ठीक है, चिपक जाएगा, किस पर आकर, आयरन के रड पर चिपकता जाएगा, ये कॉपर चिपकता जाएगा। ठीक है, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये कॉपर का आप इसमें जाकर चिपक कर इस पर आकर बैठ जाएगा, ये रड में आकर बैठ जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बोलिए कोई दिक्कत। ये जो कॉपर रिमूव हुआ ना, ये कॉपर किस में आकर बैठ गया, रड पर, और धीरे धीरे मेरा सोल्यूशन ब्लू से किस में चेंज हो गया, बताइए। किसका माइक ऑफ है, ऑन है, जल्दी बताइए, माइक बंद करिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज अब ध्यान देना है, नोट कर कर क्या समझ लेना है, जो समझिए, इसको आप लोग नोट कर लिए ना। अब अभी क्या बताए कि जब मेरा सॉल्यूशन हो और जो सॉल्यूशन में आने वाला रिएक्टेंट है उसके तुलना में अगर हाई रिएक्टिव एलिमेंट को हम लोग डाल देते हैं तब रिएक्शन होता है, और हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस की। सवाल ये एक बार नोट करके इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन पहले से जो मेरा सॉल्यूशन दे रखा है पहले, ठीक है, पहले मेरे पास जो सॉल्यूशन है, जैसे मान लेते हैं कि अभी कॉपर को हटाकर FeSO4 बना था, आयरन सल्फेट था। अब अगर मेरे पास, आपके मन में एक सवाल आएगा, सर मेरे पास पहले से ही अगर आयरन सल्फेट यानी ग्रीन कलर वाला सॉल्यूशन है, उसके बाद कॉपर डाल दिया, तो क्या कॉपर Fe को रिमूव कर बैठ जाएगा, क्या बैठ जाएगा, कभी नहीं बैठ पाएगा, याद रखिए। यानी अगर हम ये कह दें कि अगर हाई रिएक्टिव एलिमेंट, हाँ Fe ज्यादा तो पहले ही बैठा हुआ रहेगा ना, कॉपर से हट जाएगा क्या, ये कॉपर के आने से छोड़ देगा अपना जगह, नहीं छोड़ेगा। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, नोट कर, हाँ नोट करके इस बात को लिखना है कि ए लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट displace more reactive metal from its solution। याद रखना है आपको, ये बातें बस आपको ध्यान बस रखने की चीजें हैं कि अगर पहले से ही मेरे पास कोई सॉल्यूशन है और जो सॉल्यूशन जो बना रहा है रिएक्टेंट, उसके तुलना में अगर हम लेस रिएक्टेंट डालते हैं, लेस मेटल डालकर रिएक्शन करवाने की कोशिश करते हैं, तब कोई सॉल्यूशन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए कि FeSO4 पहले से मेरे पास है आयरन का सल्फेट, ठीक है, पहले से मेरे पास सॉल्यूशन है। अब हम चाहते हैं ना कि ये आयरन सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, जो ग्रीनिश कलर का है ना, जो ग्रीनिश कलर का, इसमें हम लोग डालना चाहते हैं Cu, कॉपर डाल दी।
तो क्या कुछ बच्चे, अब देखिए यही एग्जामिनर करता है, आपको क्या लगता है अगर कुछ बच्चे तैयारी कर रखे हैं तो उनको तो पता रहता है कि जैसे रिएक्शन होगा तो सीयू को यहाँ बैठना है, क्योंकि अभी तो जस्ट हम लोग पढ़ रखा है। जब हम लोग बात किए थे किसका, हम लोग बात किए थे CuSO4 का, और CuSO4 का जैसे ही Fe से रिएक्शन करवाए थे SO4 और Cu क्या हो गया था, रिमूव हो गया। ये तो बच्चा की आदत बन चुका है। वो जैसे इसको देखेगा तो क्या बना देगा, इसमें क्या करना चाहेगा वो चाहेगा चलो Cu को डाल देते हैं, CuSO4 कर देते हैं और Fe को क्या कर दिया, वो बाहर कर दिया, ये बना दिया। क्या ये सही रिएक्शन है, बताइए क्या ये सही किया गया रिएक्शन है? नहीं सर, आप गलत कहेंगे है, सही, गलत। गलत है। गलत क्यों कहेंगे? क्योंकि आप देखेंगे कि Fe खुद ताकतवर है किससे ज्यादा, कॉपर से, खुद स्ट्रॉन्ग है, हाई रिएक्टिव है किससे, कॉपर की तुलना में ज्यादा। तो एक इसको पकड़ रखा है, तो क्या कॉपर के पास इतनी पावर है कि Fe को हटा सके? नहीं हटा सकेगा। तो याद रखिएगा, आपको फाइनली यहाँ पर लिख देना है कि नो रिएक्शन, किसी तरह का कोई भी रिएक्शन होने को नहीं मिलेगा, तो नो रिएक्शन। क्लियर? बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना? नहीं सर, नहीं। बोलिए। चलिए तो ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, जल्दी से आपको बनाना है। ये क्वेश्चन ये है, आपको हम लिख रहे हैं, लैंग्वेज लिख रहे हैं, आपको बनाना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन ये है, कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विथ जिंक। क्वेश्चन है व्हेन कॉपर सल्फेट solution reacts with zinc, then how it's formed, yeah, what's product formed। बताइए, इसका रिएक्शन करवा कर बताइए कि जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का रिएक्शन जिंक के साथ होता है तो क्या फॉर्म होता है, या कुछ भी फॉर्म नहीं होता, क्या होगा बताइए? ZnSO4+। तो आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो रिएक्टेंट्स यूज हुआ आपको लिखना है। सबसे पहले यूज क्या हुआ, कॉपर सल्फेट, और क्या यूज हुआ, जिंक, ये रिएक्टेंट्स। तो कॉपर सल्फेट आपको लिखना है, कॉपर सल्फेट। सर हम सल्फेट और सल्फ्यूरिक में थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा, सल्फर और रिएक्शन किससे कर रहा है, जिंक से, तो क्या बनेगा थोड़ा चेक करते हैं। ZnSO4 फार्मूला Cu। फार्मूला CuSO4, और किससे रिएक्शन हो रहा है, Zn से। अब आपको चेक करना है कि कॉपर हाई रिएक्टिव है या जिंक हाई रिएक्टिव है, ये बताइए। कॉपर हाई रिएक्टिव है या जिंक है? तो आप टेबल आपको याद है, आपको टेबल याद है, देख सकते हैं कि जिंक यहाँ आया, उसके लगभग 2 लेटर बाद यानी 2 नंबर बाद किसका पोजीशन है इसमें, कॉपर का। तो बहुत दूर है यहाँ से जिंक से, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जिंक आपको देना होगा कि जिंक हाई रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। किससे, कॉपर से। तो कॉपर से हाई रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या कर देगा, इसको रिमूव कर देगा। तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 और प्लस में क्या हो जाएगा, कॉपर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कॉपर सल्फेट कलर में कैसा होता है, कलर में कैसा सॉल्यूशन होता है बताइए, कलर में कैसा होता है, अभी जस्ट बताएं, ब्लू सॉल्यूशन होता है। और जब ये ब्लू सॉल्यूशन होगा, और याद रखिएगा कि जिंक सल्फेट जो होता है ना, वो कलरलेस हो जाता है। जिंक सल्फेट में किसी तरह का कोई कलर आपको नहीं दिखेगा, ये कलरलेस हो जाता है। सोचिए कैसा चीज आपको देखने को मिलेगा, ऐसा सॉल्यूशन जो बहुत अच्छा है, जो डीप ब्लू है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे जिंक को डाले धीरे धीरे वो ब्लू पानी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, व्हाइट वाटर में कन्वर्ट। व्हाइट वाटर में मतलब कलरलेस, व्हाइट में व्हाइट करने का, व्हाइट भी एक कलर है ना, और कलरलेस अलग चीज हुआ। तो ऐसा नहीं करें कि व्हाइट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो धीरे धीरे उसका कलर आपको जाता हुआ दिखेगा और वो रंगहीन हो जाएगा, वास्तव में इसमें कोई कलर नहीं पाया जाएगा ZnSO4। बताइए, बोलिए क्या दिक्कत है, क्या पूछना है, बोलिए जल्दी। हाँ, कॉपर सल्फेट कैसे लिक्विड बन सकता है? क्या क्या कैसे बन सकता है मतलब, बोलिए। सर कॉपर तो मेटल है ना। क्या है, मेटल। क्लियर पूछिए, क्या क्या मेटल, आगे तो बोलो, पूछना क्या चाहती है आप, क्वेश्चन तो क्लियर करिए। सर जब
कॉपर मेटल है तो वो ब्लू सॉल्यूशन में कैसे आ जाता है? मतलब मेटल घुल जाता है पानी में? वो हाँ समझ ही नहीं आ रहा है हाँ, कुछ। सल्फेट में। बस आपको इतना जान लेना कि कॉपर को, मतलब आप सुनिए एक बात, ये जो कॉपर को आप समझ रहे हैं, कॉपर जो आप देखते हैं, है ना, आप समझ पा रहे हैं कि आपके मन में दुविधा क्या है? आपको लगता है कि सोल्यूशन कैसे हो सकता है कॉपर? कॉपर का तो हम लोटा देखते हैं, लोटकी देखते हैं, उसे पूजा करते हैं। हाँ अब वो लोटकी को हम पानी में घुला कैसे सकते हैं? सवाल आपका प्रॉब्लम ये है, समस्या है, बीमारी है। हाँ आपके मन में आएगा कि वो कॉपर से हम हाथ में खाना भी कभी हो सकता है, प्लेट भी किसी कभी कॉपर का, तांबा का बनता है, तांबा का बहुत सा बर्तन है, तो वो तांबा आखिर सोल्यूशन कैसे बन गया? आपके मन में दिक्कत है। सर आवाज बहुत कट रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए। सर आपका आवाज, सोच रही है आप ना रुके हुए हैं। सर आप चले गए हैं। वीडियो भी स्टॉप है। क्या सर सही लगा। सर आशीर्वाद दे रहे आवाज हम तो स्क्रीनशॉट ले लिए। हम ले लिए। हम भी ले लिए। सही है, आशीर्वाद मिल रहा है। सर नो सर, आपका एक पिक हम ना ग्रुप पे डालेंगे, आप देख लीजिएगा। हम भी आज अच्छा सुनो, बहुत अच्छे से सारे चलो थोड़ा स्टूडेंट सा, को आशीर्वाद मिलेगा। चलो थोड़ा सा हम स्टाइल में है, आप लोग एगो फोटो निकालिए, तो शायद आप लोग फोटो निकाल सकते हैं ना, उसको हमको लगाना है थोड़ा, पढ़ाते पढ़ाते निकालना ओके है। निकालो, थोड़ा स्मार्ट वाला निकालना है, इसे उल्टा पुल्टा नहीं कर देना है। निकाल रही हो ना? बोल देना सर कि रेडी रहिए। सर, ले लिए। चलो ठीक है। तुम लोग को क्या लगता है कि तुम लोग जो बोल रही थी कि ऐसे लग रहे हैं वैसे लग रहे हैं, हमको आवाज़ सुनाई नहीं आ रही थी? भले ही तुम लोग आप मेरी आवाज़ को नहीं सुन पा रहे थे, आपकी हर बात को हम सुन पा रहे थे। कि आसे भी बोल रही थी कि एकदम आज ऐसे स्टाइल में पकड़ा गए, पीहू भी बोल रही थी कि सर ऐसे स्टाइल में पकड़ा गए, आज फोटो ले लिए, हम भी ले लिए। सब आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा ना बच के रहना है आप लोग। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे, आप आवाज़ भले ही आप कुछ भी बोलेंगे, हम मेरे पास आवाज़ आ रही है, आपको भले ये सुनाई नहीं दे रहा, अलग बात है। अच्छा सुनिए, आप किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? अब क्लास हम एंड कर रहे हैं क्योंकि फिर लंबा वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक तो प्ले 1 घंटा से ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियो डालना है, खुद एक चुनौती सर जरूर वो बन जाता है। कॉपर वाला हाँ तो बताए नहीं। सर हम जब तक ये हाँ, नहीं तो यही समझेंगे ना, हमको और कुछ नहीं आएगा समझ सुनो में, हमको पता है। सुनो ना आशी, एक मिनट बता रहे, आप ये जो दिमाग सोचते हैं ना कि सर कॉपर को आप सोल्यूशन बना रखे हैं, यहाँ पर कॉपर सल्फेट मिला हुआ है, और कॉपर को हम लोग जनरली हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि कॉपर का बर्तन होता है, कॉपर हम लोग कॉपर का वायर होता है, तो फिर ये घुल कैसे गया? आपको मैं एक बात बता दें, ये कॉपर का हम सोल्यूशन फॉर्म ले रहे हैं, आप कॉपर को ये मतलब समझिए कि आज देखिए कॉपर तो कहीं से हम लोग निकाले होंगे ना, ऐसा तो नहीं कि कॉपर हमेशा मेटल के रूप में मिला होगा, कॉपर को हम लोग सोल्यूशन भी बना सकते हैं। तो ये कॉपर सल्फेट यहाँ पर सीयू जो डाला गया है ना, ये सीयू देखिए, ये सल्फर वास्तव में ये सल्फर ऑक्सीजन का एक सल्फेट एक सोल्यूशन है। आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर मान लो कि जब हम बात करते थे FeSO4 में, तो एसी मान लेते हैं कि FeSO4 का सोल्यूशन है। अब उसमें हम क्या करते थे कि जब कॉपर सल्फेट, सुनिए एक मिनट का थोड़ा सा ध्यान आप लोग को दिमाग में ये लगाना है कि जब हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रखे हुए थे, तब वहां पर आयरन का रड डाल रहे थे या नहीं डाल रहे थे? वो आयरन का रड जो है आशी, वो आयरन का रड रिएक्शन कर कर FeSO4 बना दिया ना। तो आपके मतलब क्या है, आपके कहने का मतलब क्या है कि ये आयरन का रड घुल गया उसमें सोल्यूशन में, आयरन को घुल गया तब FeSO4 बनाया? नहीं, अरे आयरन का ये रड है, आयरन में जो प्रॉपर्टीज है उसका मेटेलिक का, वो मेटेलिक प्रॉपर्टीज उसमें जा रहा है ना, जा रहा है या नहीं जा रहा है? जैसे देखिए आप लोग सुने होंगे क्या कि पुराने जमानों में जो आयरन कहा जाता है कि आप आयरन का जो कड़ाही यूज करते हैं, लोहा की जो कड़ाही रहता है उसमें खाना बनाने से ऑलरेडी उसमें आयरन मिल जाता है। आयरन क्यों मिल जाता है? अब आयरन का मतलब अजीब बात बताइए, आयरन का मतलब क्या समझते हैं आप? डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लो किसी की वजह से आपको कह देता है कि आपको आयरन की कमी है, तो आयरन की कमी है तो इसका मतलब क्या? आप जाएंगे घर में और कील पत्थर आप उठाकर, मतलब जो जिसमें आयरन, तो खाना शुरू कर देगी, चलो हमको आयरन की जरूरत है तो ऐसा करते हैं मजा आएगा कि तो। मेरे घर में जो भी आयरन का, अच्छा ये बताओ तो क्या मतलब आयरन का मतलब उस आयरन को उठाकर हम अपने अंदर पी ले, और वास्तव में हमें वही आयरन की जो प्रॉपर्टीज है ना, उस प्रॉपर्टीज को मेरे शरीर में जरूरत है।
लेकिन उसको किस फॉर्म में लाएंगे, मेडिसिन का फॉर्म में लाएंगे। तो यहाँ जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था और आयरन का रड डाले थे, तो ये आयरन अपना प्रॉपर्टीज खो रहा था, किससे रिएक्शन कर रहा था, कॉपर सल्फेट से, और तब जाकर एक चीज का बैठ रहा और कॉपर वहां से रिमूव कर दिया और वो कॉपर किसमें चिपक रहा था, उस रड में चिपक रहा था। समझिए। तो ये मतलब मत समझिएगा कि यहाँ पर अगर Cu है तो Cu का पूरा, ये Cu का प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, है ना। ये Cu जो अपने अंदर जो गुण रखता है, वो कैसा गुण रखता है, उसका सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हो रहा है। और आपके मन में ये सवाल, इसको थोड़ा सा इतना ज्यादा नहीं सोचना है, सोचेंगे तो फिर आगे बहुत कुछ पढ़ना है, आपको इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये चीज समझिए। ठीक है, क्लियर। चलिए, और कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो सही बना होगा। और हम उन भाइयों को कहना चाहते हैं जो मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत वीडियो फ्लक्चुएट होता हुआ दिखे, रुकता हुआ दिखे, तो घबराने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाकर देख लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट ये लाइव कास्टिंग का वीडियो आपको अपलोड किया जाता है। अगर हम वीडियो को ओनली फॉर स्टूडियो में शूट करें बिना लाइव क्लास का, तो आपको फ्लक्चुएट होता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन ये लाइव क्लास होने के साथ साथ आपको चीजों को मिलता है, तो थोड़ा सा भी अगर आपको वीडियो आपको रुकता हुआ दिखे, अगर अच्छे से साफ नहीं चल रहा हो, तो उसको थोड़ा सा आप लोग आगे बढ़ाकर देख लीजिए, अब चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो फिर वही एक बात कहना चाहेंगे कि जो मेरे भाई और बंधु ये यूट्यूब पर मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि लगातार हम यूट्यूब पर वीडियो आपके लिए डालें, तो उसके लिए जरूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और जितना हो सके मेरे वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय। बाय सर।